तुषार सिंह आज की ज्ञान की बात नहीं सुन पाया। हाँ, तो थीम आप स्टोरी यही है कि तुमको अपने पीरियोडिक फेनोमेना, बॉडी के पीरियोडिक फेनोमेना को मेंटेन करके रखना हुआ है। Anyway, so today we will discuss about two other properties of wave, that is resolving power and second one is polarization. और ये मेरे ख्याल से ये दोनों का तुम लोगों के लिए नया नहीं है, resolving power and polarization. And this resolving power generally हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए resolving power इंस्ट्रूमेंट ऐसा कहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। resolving power ये भी वेव की प्रॉपर्टी है। और बियॉन्ड डिफ्रैक्शन की बात करें, अभी तक हम लोगों ने डिफ्रैक्शन यही कहा कि एक लाइट बीम है, एक लाइट बीम जो है किसी ऑब्स्टिकल से सोर्स से टकराकर उसका पाथ चेंज हो जाएगा, सिंपल सा हम यही है। इसके बाद एक जो पैटर्न आता है उस पैटर्न पे हम लोग बहुत मात्रा खराब करने की कोशिश किया, हालांकि हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ आया नहीं है ना। So this is that central maximum, first order maximum, second order maximum, और in between these are minimum. इसको हम लोगों ने minimum। मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन है, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन फुलफिल होता है, ये अनडेविएटेड है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन फुलफिल होता है और मिनिमम में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन। ठीक इतना ही है। अब उसको मैथमेटिक्स के टर्म्स पे सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एन स्लिट ऐसा कह दिया गया, दैट इज डिफरेंट बट द फंडामेंटल ऑफ डिफरेंस। अब यहीं पर अगर बाय द वे हम जब रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं, मींस वी हैव टू रिजॉल्व। कहा जाता है, तुम लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 12th क्लास में पढ़ा, आइस के बारे में भी वहां पर पढ़ाया जाता है। आइस था 10th क्लास में था, 12th क्लास में था। आइस के स्ट्रक्चर और आइस में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स हो सकते हैं और उन सारे डिफेक्ट्स का कारण क्या है। और वहां पर एक और स्टेटमेंट दिया जाता है कि आप 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से ज्यादा पास में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखने की कोशिश करोगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो तुमको प्रॉपर नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना, प्रॉपर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो एक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन दैट इज 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर सर, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो अब हो सकता है आजकल तुम लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए, ये चेंज हो रहा होगा, है ना। अच्छा वो फिक्स है क्या? ये भी चलिए, ये भी फिक्स है। So that is 25 सेंटीमीटर। उस 25 सेंटीमीटर के पास अगर कोई लाओगे तो फिर वो तुमको जो विजुअलाइजेशन है, विजुअल इफेक्ट जो है वो इफेक्ट होने लगता है। तो ये सारा का सारा जो है हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है और हमने आइस को भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह माना है। तो इस रिजॉल्विंग पावर में वी हैव टू रिजॉल्व मींस वी हैव टू सेपरेट आउट, वी हैव टू डिस्टिंक्ट, दो चीजों को अलग करके देखना है। अगर बहुत पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको चश्मा लगता है उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा बहुत पास का ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये हमें अभी भी ऐसे नेटाई से ये दिख रहा है, दो लाइंस मैंने खींच के रखा हुआ है। अब जो विजुअलाइजेशन की थ्योरी उसके हिसाब से क्या कहा जा रहा है, इसको हम देख क्यों पा रहे हैं? इसको देखने के पीछे कारण यही है कि लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है, इससे टकराने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हम तक पहुंच रहा है। हम तक जब पहुंचता है ये लाइट, तो ये लाइट आइस में जो लेंसेस है उस लेंस के सेंट्रल पार्ट पे जाता है और सेंटर पार्ट से जो भी डेविएशन डिफ्रैक्शन होना है वो डिफ्रैक्शन इसके साथ होगा। मतलब इसका अपना एक अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न होने, इसका अलग और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, इन दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हमें विजुअलाइज होगा। अगर ये दोनों इतने पास है और इनके ये ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ये फर्स्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न मैंने इसको डिजाइन करके रखा हुआ है, दिस इज फॉर द फर्स्ट। सेकंड वेव की अगर कोई पहुंच रहा है हमारे आई में, वो भी डिफ्लेक्ट हो रहा है और दैट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज लाइक दिस। ये ओवरलैप हो गया, ये इंटेंसिटी ज्यादा हो सकता है, शार्पनेस कम या ज्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि भाई इन दोनों लाइन में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, कौन सा डार्क है, कौन सा डार्क नहीं है। ये अगर ऐसे ओवरलैप हो गया तो ये दोनों लाइन जो है वो अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न मैच हो गए हैं। ये दोनों ये लाइन जो है वो हमको एक दिखेगा। लेकिन जैसे अगर बाय द वे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर कोई सेपरेट होना शुरू हुआ
और विजुअल इफेक्ट अगर तो दो अलग अलग वीडियो के फॉर्म में हमारे पास बने, हमको दो अलग अलग लाइट इफेक्ट मतलब इनके इसके जगह में इसकी जगह हमारे पास जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है वो कुछ ऐसे आ गया। दिस इज दैट डिफ्रेक्शन पैटर्न, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, इन द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ये पहला काम हुआ। सेकंड का जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से बना। सेंट्रल का जो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। एक पहले की वजह से ये बना हुआ है, दूसरे की वजह से ये बना हुआ है। मतलब पहले ये था, दोनों कंबाइन हो रहा है, नहीं दिख रहा है, दोनों अलग अलग नहीं दिख रहा है। लेकिन अब ये डिफ्रेक्शन पैटर्न में ये अलग बना है, ये अलग बना हुआ है, ये पहले की वजह से, ये दूसरे की वजह से है। और दोनों के मैक्सिमा में या इनके फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा या मिनिमम के बीच में डिस्टिंक्ट डिस्टेंस है। तो ये अब हमको ये दोनों लाइन जो है वो अलग अलग दिखाई। ये द वेब थ्योरी। So resolving power, सबसे पहले तो हम resolving power को थोड़ा सा डिफाइन कर लें। What is that resolving power is? Vector control. Charge is here. वहीं पे रख के कल छोड़ के आ गए क्या? लौट के जाओ। अच्छा पढ़े हो? क्या है? क्या बताया था रिजॉल्विंग पावर का? व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? किसी को आइडिया है भाई रिजॉल्विंग पावर के बारे में? बताओ, तुम लोग पढ़ रहे हो, बोल रहे हो। सो दिस इज एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किसी इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड है, स्पेशली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। सो दिस इज पावर टर्म ऐसे भी लगा हुआ है, पावर इज रिलेटेड टू दैट आवर एबिलिटी। तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए देता हूं to resolve, to separate out the image of two nearby objects. Separate out the distinct. So the ability of an optical instrument to resolve the image of two when that is the separate objects. This is also known as this is the resolve. Resolve मतलब होता है that distinct out, separate out, उसको अलग अलग करना. So this is the ability of an instrument to separate out the resolve the image of two nearby objects. तो बहुत पास अगर ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने की, अलग अलग करके देखने की जो एबिलिटी है, ये रिजॉल्विंग पावर है। तुम लोग लैब में रिजॉल्विंग पावर वाला एक्सपेरिमेंट किया हो क्या? भी नहीं किया ना? रिजॉल्विंग पावर वाला एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद करना बोल देता हूँ। So this is the ability of an instrument. तो हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी अलग अलग होगा। जितनी ज्यादा अच्छी रिजॉल्विंग पावर है, मतलब बहुत पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली सेपरेट आउट करके दिखा सकता है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होंगे जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को भी अलग करके ना दिखा पा रहे हैं, है ना? ये कहते हैं ना, एक तरह फजी हो रहा है, ब्लर हो रहा है। ये ब्लर होना, फजी होना, ये टर्म है। ब्लर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इमेजेस है, वो अलग अलग नहीं दिखाई पड़ रहा है, ब्लर हो रहा है।
तो रिजॉल्विंग पावर जो है इसका जो अपोजिट है वो ब्लरिंग, जो ब्लर हो रहा है दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। तो ब्लर हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप हो रहा है। तो जब ये ओवरलैप होता है मतलब वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर वो सेपरेट हो गया तो वो रिजॉल्व हो गया। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में ये पावर है, ये दो पास के ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर सकता है, वो उसको रिजॉल्व। और उसका वेव थ्योरी सिंपल से ये है, हम कह रहे हैं कि ब्लर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। इसकी वजह से जो वेव आ रहा है, इसकी वजह से जो वेव आ रहा है, ये अपना अलग से डिफरेंशियल पैटर्न क्रिएट करेगा, ये अपने अलग से डिफरेंशियल पैटर्न क्रिएट करेगा। और अगर कोई गाइड में दोनों का डिफरेंशियल पैटर्न जैसे हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज दैट सेंट्रल मैक्सिमम, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, लाइक दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम। फर्स्ट वन, सेकंड जो है वो इसी को करके कोई आ गया, दिस इज द मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर में, दिस वन, दिस इज दैट। ये दोनों आपस में हो गया मतलब नॉट रिजॉल्व, ये सिंगल दिखाई पड़ रहा है, नॉट रिजॉल्व। ये अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेगा बल्कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो हमें सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। इट विल बी सिंगल ऑब्जेक्ट क्योंकि वो इतने पास है। इसका मतलब ये है कि ये इतने पास है, या जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसको देखने की कोशिश की जा रही है वो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि दोनों वेव्स को अलग अलग करके देख सके। सुपरइम्पोज होने के बाद एक सिंगल इमेज बना दी, इतने पास है कि अलग नहीं हो रहा, मतलब ये हमको सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, ब्लर हो गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। दूसरा इमेज ऐसा हो सकता है कि दिस इज दैट इमेज, वी हैव दिस सेंट्रल मैक्सिमम, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमम, this is for the first one. Turn this around. Exactly like the other way. The central maxima, ये this is for the first. Second का जो maxima है वो कुछ ऐसा हुआ. This is maxima of the second wave. The minimum. ये अलग अलग ये इसका इमेज बन रहा है, प्रॉपर डिस्टेंस पे है, ये डिस्टिंग्विश्ड है, मतलब दिस इज रिजॉल्व। इस अभी हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। अब ये ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये बोले कि ये एक होगा, मतलब मैंने लास्ट क्लास में एक टर्म यूज किया था कि हम उनके अगर कोई लेंस वगैरह की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्योंकि उस लेंस के सेंटर को, क्योंकि लेंस के सेंटर से जाता है, हम उसके सेंटर को मान सकते हैं कि वहां पर एक सर्कुलर होल है, सर्कुलर होल है जिसमें एक टर्म यूज किया जाता है डिफ्रेक्शन में। सर्कुलर होल से होकर के जब लाइट, इसमें से जब लाइट पास होता है तो ये डिफ्रेक्ट होता है। तो डिफ्रेक्शन को हम लोग स्लिट में पढ़े हैं, स्लिट में डिफ्रेक्शन होता है, वैसे डिफ्रेक्शन जो है सेंट्रल होल में होता है। तो आइस में जब ये लाइट जब इंसिडेंट होगा तो आइस में जो लेंस है उस लेंस में भी प्रोसेस होगा, मतलब उस लेंस के पीछे जो रेटिना है उस रेटिना में ये इमेज बन रहा है। अगर आई की बात करें, डायरेक्ट आई की बात करें, अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे हम टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, हमारे पास रिजॉल्विंग पावर आप लोग टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सबको क्या लैब में टेलीस्कोप को करवाएंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, even that your magnifying glass, उसमें भी एक लेंस हमने करके रखे हुए हैं। even that grating में भी उस प्रकार के पावर होता है, रिजॉल्विंग पावर होता है। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम सामने रखे हुए हैं, और ये जो लाइट है उस इंस्ट्रूमेंट पे पड़ने के बाद फिर इस प्रकार का इमेज क्रिएट कर रहा है जिसको हम विजुअलाइज कर रहे हैं। और ये इमेज में अगर कोई डिस्टिंक्टली अगर दोनों का अगर कोई मैक्सिमा सेपरेट आउट है तो वो रिजॉल्व। एक रेले के क्राइटेरिया आता है, रेलेस क्राइटेरिया, आप रिजॉल्विंग पावर पढ़े हो सर? नॉट रिजॉल्व दोनों जो मतलब वेव है वो इंटरफेरेंस कर लेते हैं, इंटरफेरेंस से आसपास इतने पास हो, है ना, तो लगभग सिंगल, जैसे अगर तो तीसरा मैच होगा ऐसे इस केस में भी ये सेंट्रल मैक्सिमम, इस बात का फर्स्ट वेव, सेकंड जो है, सेकंड का मैक्सिमम यहीं पे बन गया, सेकंड का मैक्सिमम। अब ये दोनों मैक्सिमम इतने आसपास हो गए कि ये दोनों मिलाकर के एक कंबाइंड हो गया, दोनों एकदम
एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा क्योंकि एक ही रिफ्लेक्शन पैटर्न चल रहा है। ये इसके मैक्सिमा दोनों आपस में कंबाइन हो गए, फर्स्ट ऑर्डर में मैक्सिमा दोनों में कंबाइन हो गया, तो रिजल्टेंट जो है वो सिंगल वेव होगा। अगर रिजल्टेंट हमें सिंगल वेव आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है तो दैट इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, रिजॉल्व नहीं। इसीलिए एक रेले का क्राइटेरिया है तो द रेले's क्राइटेरिया बराबर। Okay, so let's start Rayleigh's criteria of resolving power. So Rayleigh's criteria. Rayleigh's criteria. Rayleigh's criteria. इन्होंने कंडीशन बताया कि दो वेव्स जब पास आएंगे तो कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा, तो हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट करके देख सकते हैं। मतलब मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए दो वेव के बीच में, या दो मैक्सिमा के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, या एक मैक्सिमा एक मिनिमा के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये कंडीशन बताता है। मतलब क्या हो रहा है कि दो वेव्स कितने पास होना चाहिए, उससे निकलने वाला डिफ्रेक्शन पैटर्न के बीच में ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है उनको क्लियरली विजिबल हो। एक मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि ऐसा डिस्टेंस पे वो दिखेगा, जैसे हम पास लाते चले जा रहे हैं तो एक निश्चित डिस्टेंस में आने के बाद वो हमको एक दिखाई पड़ने लगता है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, या उससे रिलेटेड जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है, उस डिफ्रेक्शन पैटर्न में ऐसा कौन सा कंडीशन लानी चाहिए कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हमको दो अलग-अलग ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज so according to this criteria, two objects will be resolved if the maxima of first diffracted wave maximum of first diffracted wave coincides with the minima, first minima of, so maxima, I should write this is central maxima of first diffracted wave coincides with the first minima of second wave and the central maxima of second wave, diffracted wave coincides with the first minima of first diffracted wave.
तो दो ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व होने के लिए जस्ट रिजॉल्व मतलब इसके बियॉन्ड अगर हुआ तो रिजॉल्व रहेगा। ये मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो वेव है, तो ये वेव एक वेव ये हो गया, लेट्स सी दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द फर्स्ट वेव रिफ्रैक्टेड पैटर्न, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है। सेकंड वेव, दिस इज द सेकंड वेव एंड दिस इज द सेकंड वेव, इसका ये सेंट्रल है और ये फर्स्ट है। कंडीशन क्या कह रहा है, इसका सेंट्रल वेव इसके फर्स्ट मिनिमा से कोइंसाइड होना चाहिए और इसका सेंट्रल इसके फर्स्ट मिनिमा से कोइंसाइड होना चाहिए। सेंट्रल का मतलब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये इसके फर्स्ट मिनिमा से कोइंसाइड होना चाहिए और इसका फर्स्ट मिनिमा इसके सेंट्रल से कोइंसाइड होना चाहिए, तो वो रिजॉल्व हो जाए। तो दिस इज सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व। उसके बियॉन्ड होगा तो क्लियरली दो अलग अलग दिखेगा, लेकिन इससे अगर कोई कम हुआ मतलब ये इसके कितने पास आ गए कि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो रिजॉल्व नहीं होगा। कंडीशन क्या है, ये मैक्सिमा इसके मिनिमा के साथ, इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, मतलब जस्ट रिजॉल्व केस में जस्ट रिजॉल्व। इस डायग्राम को चलिए बनाते हैं, एकदम केयरफुली बनाना। This is the central maxima, first order minima, first order maxima this. ये हो गया, मैंने पहला वेव बनाया। सेकंड, अब मैं ये हमारा ये वाला जो है ये फर्स्ट ऑर्डर ये, दिस इज सेंट्रल। अब इसके मैक्सिमा को मैं या तो यहाँ बनाऊंगा या यहाँ बनाऊंगा, दोनों में से कोई भी एक से होना चाहिए, जरूरी नहीं ऊपर या नीचे, कोई भी एक, है ना। इसके मैक्सिमा को मैं इससे कोइंसाइड करा रहा हूं, तो दिस इज so the central maxima of this is the central maxima, ये कोइंसाइड हो रहा है इसके साथ, और इसका फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा लाइक दिस। ध्यान से देखना इसको, इसका मैक्सिमा जो मैक्सिमा हुआ इसके मिनिमा इस वेव का, और ये मैक्सिमा इसके मिनिमा, ये दोनों आपस में कोइंसाइड होंगे। दिस इज रेलेस क्राइटेरिया। डायग्राम बनाने के समय थोड़ा केयरफुली बनाना है इसको। ये इसके मिनिमा से कोइंसाइड होना चाहिए और ये मिनिमा इसके मैक्सिमा से कोइंसाइड होना चाहिए। अब ऊपर या नीचे दोनों में से कोई भी एक साइड बना सकते हैं, ये मैं दूसरा बनाया उसको भी बना सकते हैं। इसके लिए जनरली कोशिश करना कि इसको दो कलर के, अगर कोई पेन से अगर कोई बनाओगे ना तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। पेंसिल से अगर करोगे तो एक को डॉटेड लाइन से करना, पेंसिल से अगर बना रहे हो या सेम कलर का अगर पेन बना रहे हो तो एक डायग्राम को एक को तुम बनाना सिंगल लाइन से, फुल कंप्लीट लाइन से, और दूसरे को डॉटेड लाइन से कर देना। वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होगा, अलग होगा कि वेव 1 है और वेव 2 है। Two objects, the image of two objects, the image of
image of two objects. The image of two objects will be said to be just resolved. या will be just resolved. Said to be resolved. ऐसा लिख सकते हो just resolved. कब? When the central maxima of first wave coincides with first minimum of second wave, and the vice versa. Means the second the central maxima of second wave coincides with the minima of first minima of first wave. इस सेंटेंस का मतलब वही बन गया दादा। एकांशा ने बाकी तुम लोग से बना भाई, घूमते बैठे हो, बना रहे हैं सर। बना करके ना एकांशा ने कैमरा चालू करके दिखा देना ऐसा बनाया सर करके, मैं भी खुश हो जाऊंगा कि हाँ भाई हाँ बना रहे हैं करके। पर ट्रस्ट करो ना, बन गया। ट्रस्ट करो तो कैमरा खोल के ऐसा दिखा दे, ऐसा कागज, तेरे पर भी भरोसा कर लूंगा मैं। Resolving power of your camera is not good enough to realize criteria fulfill your it's blurring. हाँ yes कुछ दिखाया। It depends on the distance. हम लोग जो सेटिंग करते हैं ना, है ना, चश्मा लगता है, चश्मे में भी सेटिंग होता है। हम लोग जो यही इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करते हैं उसका डिस्टेंस को सेट करते हैं, हम इस चीज को। हाँ गुड हाँ दिख गया रोसी। और बाकी एक आध जने और किसी और में हिम्मत है दिखाने की? यस सर। अरे सौम्या है, चल हाँ। सर मेरा भी हो गया। यस मनाली का भी हो गया, लुकिंग गुड। और बाकी एक आध जने और दिखा दो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सर। यस निशान का भी हो गया, गुड वन। ओके सो ये रिजॉल्विंग पावर के केस में तुमको 2-3 नंबर का क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? तो ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। हालांकि आगे और अगर तुम थोड़ा बहुत अगर कोई पढ़ना चाहते हो, है ना, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है। और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जब हम करेंगे तो वो तो तुम लेक्चर में देखोगे वो कैसे हो रहा है। फंडा यही, सबने इसी को फॉलो करना है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होगा, तुमको दो कंडीशन, दो वेव्स के लिए कंडीशन यूज करने पड़ेंगे। हमारे पास ई sin थीटा एल लैम्डा का फार्मूला है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, डिस्ट्रक्टिव के लिए दूसरा हम रखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट एंगल्स पे लेंगे, दो अलग-अलग एंगल पे लेंगे तो थीटा के जगह हम थीटा डी थीटा होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। इस मैक्सिमम को इसके साथ मिनिमम के साथ में लेना पड़ता है और दो लाइन का कैलकुलेशन बन जाता है ना। और अगर हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको डिटेल नहीं कर रहा हूं, तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक रिजॉल्विंग पावर होता है एंड यू शुड गो थ्रू दैट। सो टू कंक्लूड दिस यूनिट, एक और छोटा सा टॉपिक है जो भी स्टार्ट नोट्स के फॉर्म में आता है, उसमें से तुम्हारा सिलेबस पे इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, दैट इज शोन द पोलराइजेशन। तुम लोगों ने पोलराइजेशन पढ़ा है, क्या होता है पोलराइजेशन? So this is also the property of wave, polarization, and this is the property of transverse wave especially. This is the property of transverse wave। मेरे कहा था कि साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं होता क्योंकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, उसमें पोलराइजेशन नहीं होता। पोलराइजेशन इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव, हम अगर उस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे हैं या लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे हैं, तब ये पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी होगी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इन which unpolarized light is converted into polarized light या polarized wave, light चाहे तो wave लिख सकते हैं या light wave। तो इसमें unpolarized वेव को या लाइट के केस में लेकर लाइट वेव को पोलराइज्ड लाइट वेव में
कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल डिवाइस। अब ये कैसे होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। यहाँ पर जब वेव की प्रोपगेशन की बात आती है तो ऑस्किलेशन की बात आती है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कहा जाता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में y और z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑस्किलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, is the direction like this. And next one is then the magnetic field. This is this magnetic field. ये हमारे दूसरे एक्सिस में ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको अगर हमें एक्स एक्सिस ले रहे हैं, दिस इज y and z, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज Ey, और ये मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज Bz। z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेटरी मींस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखते हैं तो E इक्वल टू V0 cos या sin ओमेगा t माइनस kx, कॉन्ट्रेक्शन वेव है जो ऑस्किलेटिंग बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब इक्वेशन लिखते हैं तो E इक्वल टू V0 sin ओमेगा t माइनस kx, देयर विल नो फेज डिफरेंस बिटवीन दिस। तो ये इधर ऑस्किलेट हो रहा है, ठीक इस डायरेक्शन में ऑस्किलेट हो रहा है, और वेव इस डायरेक्शन कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑस्किलेट होता है, और प्रोपगेशन जो रहता है वो अलोंग एक्स एक्सिस पोर्शन, ये एक्स जो है वो। ओके, अब यहाँ पर जब हम ऑस्किलेशन की बात करते हैं तो अगर एक सिंगल डायरेक्शन में अगर ऑस्किलेट हो रहा है, ऐसी बात नहीं, मतलब बहुत सारे वेव हैं, ये तो सिंगल वेव के लिए हुआ। If we have group of waves, इसमें बहुत सारे waves नजर आ रहे हैं, तो कुछ वेव में ऑस्किलेशन ऐसा रहेगा, कुछ वेव में ऑस्किलेशन ऐसा रहेगा। मतलब जो वेव है इस वेव को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिमेट्रिक एंड सेकंड वन इज एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज दैट लाइट वेव। ऑस्किलेशन अगर तो सभी डायरेक्शन पे है, सभी डायरेक्शन का ऑस्किलेट हो रहा है, ये सिमेट्रिक है। दिस इज सिमेट्रिक इफ द ऑस्किलेशन इज इन ऑल डायरेक्शन। अगर एसिमेट्रिक मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे ऑस्किलेशन हो रहा है, ये एसिमेट्रिक। हालांकि नाम से थोड़ा उल्टा सा लगने लगता है ना, इसको एसिमेट्रिक होना, इसको सिमेट्रिक होना चाहिए क्योंकि एक डायरेक्शन में फिक्स होता है। सिमेट्रिक मतलब सारे डायरेक्शन। किसी बॉडी को सिमेट्रिक कहा जा सकता है अगर उसको सेपरेटली दो पार्ट में काटा जा सकता है। ह्यूमन बॉडी इज सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, तो ये सिमेट्रिक है। ओके, सो इन ऑल डायरेक्शन दिस इज ऑस्किलेशन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सभी डायरेक्शन में ऑस्किलेट होता है ऑर्डिनरी unpolarized light. So this is corresponding to this is unpolarized light. अगर unpolarized light है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑस्किलेट हो रहा है, ये सारे डायरेक्शन पर सिमेट्रिकली ऑस्किलेट हो रहा है। जब पोलराइज्ड लाइट होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऑस्किलेट होता है, और उसको फिर कहा जाता है दैट इज नॉट पोलराइज्ड। तो यहाँ पर इस पोलराइजेशन के प्रोसेस में in the polarization this is a light जो कि सिमेट्रिक है। ग्राफिक्स वाले हम पोलराइजेशन पिक्चर बना रहे हैं ना, ये स्लाइड्स की जो बनाया हम लोग एक्चुअली इस प्लेन पे है, समझ लीजिए दिस प्लेन तो perpendicular to this, so oscillation is along this direction or this direction। oscillation is along
Z and Y डायरेक्शन। तो प्लेन डायग्राम में तो इसको बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, या उसके ज्ञान एंड दे सकते हो। प्लेन एनर्जी में नॉट डायरेक्शन। आई टू राइट प्लेन उस प्लेन पे यहाँ पर एक क्लोराइडर यूज किया जाता है, दैट इज दिस इज वन क्लोराइडर, दिस इज पोलराइजर। क्लोराइडर और इस पोलराइडर का अपना एक पोलराइजर या क्लोराइडर का उसमें अपने एक एक्सिस होता है। इसका काम ये होता है जैसे जनरली निकोल प्रिज्म या निकोल क्रिस्टल का एक नाम आता है, निकोल क्रिस्टल याद आ रहा है? ये एक एक्सियल क्रिस्टल है, इसमें एक एक्सिस होता है और जिस एक्सिस के पैरेलल अगर कोई वाइब्रेशन उसमें गया उसको वो क्रॉस होने लगता है। मान लेते हैं ये एक्सिस जो है वो दिस इज पैरेलल टू वाई, तो ये लाइट पास होने के बाद फिर क्या करेगा, इस सिर्फ वाई एक्सिस में जो ऑस्किलेशन हो रहा है इस ऑस्किलेशन को ये पास करता है। बाकी जितने भी ऑस्किलेशन इधर उधर जो ऑस्किलेशन है वो नेगेटिव हो जाता है। ये लाइट था, एक निकोल प्रिज्म हमने यूज किया, निकोल क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म के हमने रखा था, इसको हमने यहाँ पे यूज किया, एसाइड प्रिज्म यूज किया। तो यहाँ पर ये जो लाइट है तो इस एक्सिस के पैरेलल जितने भी ऑस्किलेशन है उन सबको पास होने देता है और उस ऑस्किलेशन के अलावा और जो ऑस्किलेशन है उसको पास होने नहीं देता। ये जो लाइट है दिस इज अनपोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक लाइट पोलराइजर से टकराया, यहाँ पर ये पोलराइज्ड लाइट है एंड ये एसिमेट्रिक है। And this phenomenon, this is known as polarization. ये polarization. जितने सनग्लास या हमारे व्हीकल्स के सामने जो स्क्रीन वगैरह में भी पोलराइजर सामने प्लेट लगाया जाता है पोलराइजर का, उसमें इस फेनोमेना का यूज होता है। वहाँ से जो लाइट आ रहा है उस लाइट में से किसी पार्टिकुलर एंगल्स में ऑसिलेटरी लाइट को तुम तक भेज दिए बाकी वापस। तो सनग्लास वगैरह का जो फंक्शन है तो वही है, उसमें मटेरियल लगाया जाता है। सारे मटेरियल्स का एक्सिस कुछ ऐसा रहता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का ऑसिलेशन को अंदर जाने देता है, बाकी को रोक देता है। क्या टाइप होता है सभी प्रोवाइडर यूज इसमें बस हो गया क्या टाइम देने का? दे दो अटेंडेंस देने क्या करना चाहिए? Okay, so depending on the output अगर एक सिंगल प्लेन के फॉर्म में आपको मिल रहा है तो ये जो आउटपुट है, तो let's say depending on output polarized light can be
classified into three parts. First is plain-chloride. Then the plain-chloride. Second is electrically polarized. And the third one is circularly polarized. तीन प्रकार के पोलराइज्ड लाइट हैं। यहाँ पर एक जनरल प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जिस बाई इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो पार्टिकुलर डायरेक्शन का स्प्लिट हो रहा है। ऑस्किलेशन का एक फंक्शन है। तो दिस y दिस है। सर इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है कि दो वेव्स उसको क्रॉस करने दीजिए इस सिंगल एक्सिस के बजाय। दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक एक्सिस इस डायरेक्शन पे है, दूसरा एक्सिस है। तो क्या करेगा, इस एक्सिस के लाइट को भी जाने देंगे, इस एक्सिस के लाइट को भी जाने देंगे। तो एक लाइट जो है हमारे पास आ रहा है y1 इक्वल a1 sin ओमेगा t प्लस π/2 या माइनस π/2, और दूसरा जो वेव आ रहा है y2 दैट इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t। दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस हो गया। ये cos के टर्म में आ गया है ना, ये sin के टर्म में है। इसको स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो दोनों सुपर इंपोज हो रहा है। सो y1 y1 y2 तो दोनों सुपर इंपोज हो रहा है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा उसके लिए क्या कर सकते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना। तो अगर इलिप्स का तुम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा होगा, इलिप्स का इक्वेशन पढ़ा, आउटपुट जो रहेगा वो इस फॉर्म में ऐसे एलिप्टिकल फॉर्म में आएगा। हां, हमारे पास दो एक्सिस रहता है a और b के फॉर्म में, एक को a1 ले लीजिए, एक को a2 ले लीजिए, लिंक आ गया सर। है ना। तो ये इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा। लेकिन यही पर अगर तो दोनों वेव्स अगर y1 इज इक्वल टू a sin, मतलब कि एम्पलीट्यूड आइडेंटिकल हो गया, ओमेगा t प्लस π/2 एंड दिस y2 दैट्स इक्वल टू a sin ओमेगा t। मतलब यहां पर दोनों एम्पलीट्यूड अगर आइडेंटिकल हो गया तो ये इसमें a1 और a2 था ना, अगर यही चीज जो है वो सर्कल लिंक हो रहा है, ऐसे सर्कल के फॉर्म में है, मींस a1 और a2 दोनों आइडेंटिकल हो गए तो सर्कल की इक्वेशन आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट्स इक्वल टू जो भी आउटपुट आ रहा है। Okay, so this is the end of this unit. नेक्स्ट क्लास में फिर अपन सेमीकंडक्टर वाली यूनिट स्टार्ट करते हैं। आज एक चौथा पीरियड तुम्हारे उसमें खाली करके बता रहे हैं, खड़ूंगा साहब का मैसेज आया हुआ है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हेड एंड फिजिक्स मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बर्डन नहीं डालना चाहता, नॉट इंटरेस्टेड, मैं कोर्स को तो 2 दिन में खत्म कर दूँ। लेकिन मैं एक्चुअली इंटरेस्ट लेता हूँ पढ़ाने में। सर लिंक आके नेक्स्ट क्लास का लीव कर दे।